लकी की गाड़ी एक जगह पर आकर रुक चुकी थी। वहां से उन लोगों को पैदल ही आश्रम की तरफ जाना था। उधर रीना को आश्रम से फोन आ गया कि आश्रम के दरवाजे को बहुत से लोग घेर कर खड़े हुए थे। रीना गुस्से में उबल रही थी और वो लकी को अपने साथ आश्रम की तरफ ले जा रही थी। लकी ने राधिका को अपने कंधों पर उठा रखा था और वो उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। इधर दिलराज ने बाला को दरवाजा खोलने के लिए धमकियां देना शुरू कर दिया था, लेकिन बाला ने उसे अपनी जुबान से रोक रखा था। तुम एक छोटी बच्ची हो, बड़ों से कैसे बात करते हैं इसका जरा ध्यान रखो। तुम्हारा एक एक शब्द तुम्हें 10-10 चोटें खिलवा सकता है, याद रखना। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं। अपने हथियार नीचे रखो, चुपचाप दरवाजा खोलो और जैसा मैं कह रहा हूं करते जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ये सब के सब जो यहाँ खड़े हैं ना, ये बरसों के भूखे हैं। इससे पहले कि ये तुम्हें अपनी प्यास मिटाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चली जाओ यहां से, निकलो। दिलराज ने बाला की तरफ देखते हुए कहा। सब लोगों की आंखों में उनकी हवस साफ नजर आ रही थी। हाँ, मैंने भी कई सालों से किसी लड़की को छुआ नहीं है। अरे मैंने सुना है कि इस आश्रम के गद्दे बहुत नरम है और लड़कियां तो बहुत ही नरम। कितनी सर्दी पड़ रही है ना, कोट से भी काम नहीं चल रहा। अब तो किसी की बाहों में जाना ही पड़ेगा। सब लोगों ने उन लड़कियों को देखकर भद्दी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। दिलराज उन सब लोगों की बातों को सुनकर बस हंसता जा रहा था। उन लड़कियों को देखकर उन सब लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। वो सभी उन्हें बहुत ही ललचाई नजरों से देख रहे थे और इस वजह से बाला के पीछे खड़ी हुई लड़कियां और भी ज्यादा सहम गई थीं। लेकिन बाला और उसके आसपास खड़ी लड़कियों को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। बेशर्मो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। ये मत समझ लेना कि हम लड़कियां हैं तो हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं हमने। तुम जैसों से कैसे निपटना है ना, ये हमें अच्छी तरीके से आता है। मुझे तो लगता है कि हमें दरवाजा खोलकर इन्हें अंदर बुलाना चाहिए, मार मार कर इनके दांत तोड़ देने चाहिए। लड़कियों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। सभी लड़कियों को यह बात सही लग रही थी और सभी बाला की हाँ का इंतजार कर रहे थे। अगर बाला उन्हें हाँ कर देती तो वो भी अभी के अभी उन सब की धुलाई करनी शुरू कर देते। लेकिन बाला यहाँ का काम सिर्फ कुछ दिनों के लिए संभाल रही थी। गुरु के गैर मौजूदगी में वो इस तरह के हुक्म नहीं दे सकती थी। वो अपने आश्रम में बिना गुरु के इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकती थी। अगर उसके एक छोटे से निर्णय के चक्कर में पूरा आश्रम तबाह हो जाता तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। बाला को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसे लग रहा था कि उसे मोर्चा संभाल लेना चाहिए और दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि उसे रीना और अपनी बाकी बहनों के आने का इंतजार करना चाहिए। वो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। क्या बात है बाला, मुंह को ताला लग गया क्या? भाई लोगों, हमने इसका मुंह बंद करवा दिया। समझो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही जीत चुके हैं। दिलराज ने फिर से हंसते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने सहायक को इशारे से आगे बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। तेरे सामने एक से बढ़कर एक लड़कियां खड़ी हैं। बता, तू सबसे पहले इनमें से किस लड़की को हाथ लगाना चाहेगा? चिंता मत कर, तू तुझे छूने से ये भागने वाली नहीं है। तू जितनी देर चाहे ना, जिसे चाहे छू सकता है, उसके साथ में खेल सकता है। अगर तेरे छूने पर इनमें से किसी ने भी बवाल किया ना तो हम सब तेरे पीछे खड़े हैं। अभी के अभी आश्रम में घुस जाएंगे और उसके बाद दिलराज को भी अंदर जाने में थोड़ी सी हिचक हो रही थी। इसके पहले अंदर जाने के चक्कर में वो कई बार मार खा चुका था, इसलिए वो इसके लिए अपने सहायक को इस्तेमाल करना चाहता था। उसने उस आदमी को आगे धक्का दे दिया। वो लड़का भी अपने हाथ मलता और भद्दी हंसी हंसता हुआ उन लड़कियों के पास जाने लगा। वो एक एक करके उन सभी लड़कियों को देख रहा था जो उसके सामने खड़ी थीं। वो लड़कियां भी उसे डराने की मंशा से उसे घूरते हुए देखे जा रही थीं। वो अपनी आंखों से ही उसे दूर रहने की हिदायत दे रही थीं। अगर वो दरवाजे के पास में आकर उन्हें छूने की कोशिश करता तो वो अपनी जान से चला जाता। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इतने में बाला ने चिल्लाते हुए कहा। दिलराज ने कहा था कि अगर कोई भी लड़की ने ना नुकर की तो दिलराज दरवाजा तोड़ देगा। बाला ये सब नहीं होने दे सकती थी। वो किसी भी हाल में दरवाजा नहीं टूटने दे सकती थी। बाला, ऐसे में वो हमारे साथ कुछ भी करना शुरू कर देगा। हम ऐसे कैसे चुप रह सकते हैं? इतने में एक लड़की ने सवाल किया। उसके साथ ही बाकी खड़ी लड़कियों ने भी
बाला से यही सवाल करना शुरू कर दिया। उनमें से किसी को भी बाला की बात पसंद नहीं आई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त बाला किस हाल में थी। वो खुद परेशान सी वहां पर खड़ी हुई थी। वो किसी भी हाल में इन्हें आश्रम में घुसने नहीं दे सकती थी, फिर चाहे उसके लिए इन्हें इन लड़कों की बदतमीजी ही क्यों ना सहन करनी पड़े। तुम आकर मुझे छुओ, आओ। बाला ने इतने में उस आदमी के लिए कदम आगे आते हुए कहा। वो इन सब चीजों का खामियाजा अपने किसी साथी को नहीं भुगतने देना चाहती थी। वो इन सब की तरफ से आगे जाने के लिए तैयार थी। बाला सच में काफी सुंदर थी, और ये आदमी ने जैसे ही बाला के मुंह से ये सुना तो वो खुश हो गया। वो मारे खुशी के चलते चलते उछल पड़ा। उसे लग रहा था कि इन सब की लीडर को इस तरह से सबके सामने छू पाना उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। उसे इससे बड़ा तोहफा और कुछ भी नहीं मिल सकता था। बाला उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी। ऐसे में उसे छूते ही उस आदमी की उंगलियां खुशबू से भर जाने वाली थी। वो लड़का बाला के पास में आ गया। उसका चेहरा दरवाजों की जाली में से बाला के चेहरे के करीब आने लगा था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और बाला के सीने पर रखने के लिए आगे बढ़ा दिया। बाला ने जैसे ही उसके हाथों को अपनी ओर आधा देखा तो उसने शर्म और घिन के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो अंदर से ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सब करने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो अपनी बहनों की खातिर ये सब कर रही थी। उसने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां बांध ली, लेकिन जैसे ही वो आदमी अपने हाथों को उसके सीने पर रखने ही वाला था, इतने में कहीं से हवा का एक झोंका आया और अचानक से उस आदमी के दोनों हाथ कट कर नीचे जमीन पर गिर गए। आह! वो आदमी जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि उसके दोनों हाथ कट चुके थे और उसकी कोट की आस्तीनों में से खून रिसता हुआ नीचे जमीन पर गिरने लगा। नीचे की पूरी जमीन लाल हो गई थी। वो आदमी चिल्लाते हुए अपने हाथों को देखने के लिए नीचे जमीन पर बैठ गया। गुरु मां! तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सभी लोग जो दरवाजे के इस पार खड़े थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो उस दिशा में देखने लगे जहां से ब्लेड आई थी। दिलराज और बाकी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि इस तरह से ब्लेड चलाने का काम सिर्फ गुरु मां ही कर सकती थी। इधर जब बाकी लोगों ने ब्लेड से कटे हुए उस लड़के के हाथ को देखा तो उन लड़कियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी गुरु मां उन्हें बचाने के लिए वापस आ गई। अब उन्हें लग रहा था कि अब उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई थी। उनमें फिर से जान आ गई थी। तुम लोग यहाँ आश्रम के सामने जमा हो गए, वापस अपने घर नहीं जाना चाहते हो क्या? तभी पीछे से किसी की आवाज आई और सब लोग फिर से उस आवाज की दिशा में देखने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो इस इंसान को देख पाते, उससे पहले ही दो लोग आए और बाला के सामने आकर खड़े हो गए। शीना, टीना, तुम लोग? बाला ने खुश होते हुए कहा। उसके सामने अब उसे बचाने के लिए शीना और टीना आकर खड़ी हो गई थी। वैसे तुमने अभी तक इन्हें रोक रखा, काफी अच्छा काम किया है, शीना ने बाला से कहा। उधर वो लड़का जिसके दोनों हाथ कट गए थे, वो रोता चिल्लाता हुआ फिर से अपने कैंप में वापस चला गया। कहां जा रहा है? इतने में रीना और मीना आगे आई और अपने जेब में से ढेर सारे स्टील वायर निकालकर उस आदमी को बांध दिया। बड़ा शौक है ना तुझे आश्रम के अंदर आने का, चलो तुम्हें वहां के शमशान लिए चलती हूँ, मीना ने कहा और उस तार को जोर से खींच दिया। उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया वो तार और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो आदमी पूरी तरीके से बिखर चुका था और नीचे जमीन पर जा गिरा। उसके खून में सने मांस से बर्फ लाल हो गए। जैसे ही उसके साथियों ने उसका ये हाल देखा तो उन्होंने पहले ही अपने कदम पीछे खींच लिए। रीना, मीना और शीना टीना के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा आगे लकी खड़ा था। राधिका अभी भी उसके कंधे पर ही बैठी हुई थी। सब लोगों ने लकी को इस तरह से देखा तो एक बार के लिए उनका खून सूख गया। उसका माथा पसीना से भींगा हुआ था और उसकी आंखें अंगारे की तरह धधक रही थी। किसी को भी डर कर पीछे हटने की जरूरत नहीं है, इतने में दिलराज ने अपने लोगों से चिल्लाते हुए कहा। उसके जितने भी साथी बेचैन महसूस कर रहे थे वो सभी एक बार के लिए शांत हो गए। हम यहाँ पर 100 से भी ज्यादा हैं और ये उससे कम, और हम लोगों के बीच में सिर्फ एक ही मर्द है। ऐसे में इन्हें चाहो कुछ भी आता हो, लेकिन हमारे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हमारा एक आदमी चला गया, कोई बात नहीं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इस आश्रम में घुसेंगे और आज के बाद हर रात हम यहीं गुजारेंगे। यहाँ का सारा धन, सारा खजाना, यहाँ की सारी लड़कियां हमारी होंगी, सिर्फ हमारी। और अगर किसी को लड़कों का शौक हो तो हमारे पास उसका भी इंतजाम हो गया है। दिलराज ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। जैसे ही सब लोगों ने दिलराज की बात सुनी तो उनमें से फिर से वही जोश दिखाई देने लगा जो पहले था। सब लोगों ने दिलराज की जय जयकार करनी शुरू कर दी।
दिलराज ने अपना हाथ उठाकर सब लोगों को शांत करवाया और उसके बाद में आगे आते हुए बोला, तो तुम हो रीना मीना जिसके दम पर ये लोग इतना उछल रहे हैं। वैसे तुम्हारी वो गुरु माँ कहाँ है? वो इस बार तुम्हें बचाने के लिए आई नहीं क्या? दिलराज ने पूछा। हमें तुम जैसे नीच लोगों से लड़ने के लिए ना अपनी गुरु माँ को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। लकी ने कहा और एक कदम आगे आ गया। उसने अब राधिका को अपने कंधे से नीचे उतार कर अपनी पीठ पर लाद लिया था। उसे अभी भी नींद आ रही थी, लेकिन इनमें से किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि गुरु माँ की मौत हो गई थी, वरना इन लोगों के गुस्से को और ज्यादा चिंगारी मिल सकती थी और सामने खड़ी लड़कियां निराश हो जाती। इसलिए वो इस मामले में चुप था। ओ, आपकी तारीफ क्या है भाई? दिलराज ने लकी से पूछा। उसने उसे पहले कभी देखा नहीं था। उसकी नजर में लकी सिर्फ एक कमजोर सा बछड़ा था जिसे वो एक ही वार में खत्म कर सकता था। मैं गुरु माँ का शिष्य हूँ। अब तुम यहाँ से अपने लोगों को वापस ले जाओ तो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुम यहीं पर खड़े रहे तो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हो सकता है। लकी ने उन्हें समझाते हुए कहा। अच्छा जी, हमारे साथ में बुरा हो सकता है और तुम हमें माफ करने की बात कर रहे हो? दिलराज ने लकी की बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी दिलराज कितने सारे लोगों से निपट पाएगा और क्या राधिका की इतनी देर तक सांसें चल पाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?